इन दिनों मेरी उम्र 14-15 बरस थी। मैं 10वीं की तालबा थी। हमारे घर का माहौल निहायत पाकीज़ा और साफ़ सुथरा था। मुझको ज़माने की कुछ खबर न थी। वालदा ने भी मेरी इस तरह हिफाजत की थी जैसे कोई कांच के बर्तन की करता हो। इन दिनों ना तो सेल फ़ोन थे और ना मोबाइल। यहाँ तक कि हमारे घर टीवी भी ना था। अखबार अलबत्ता ज़रूर आता था, लेकिन रसायल भी देखभाल कर मंगवाए जाते थे। मेरी माँ खुद सौमो सलात की पाबंद थी और मुझे भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत डाली थी। गर्ज उन्होंने किसी तरह भी मेरे जहन को भटकने ना दिया। कहती थी, जैसे लड़की के जिस्म की हुर्मत होती है, इसी तरह उसके ख्यालात और सोचों की भी असमत और हुर्मत होती है। बुरी लड़कियों की दोस्ती से बचना चाहिए कि जिनकी बातें जहन को परागना कर देती हैं। वो मुझे ऐसी लड़कियों के पास बैठने ना देती थी जिनके बारे में उनको शक होता कि उनके तौर अतवार ठीक नहीं है। माँ ने हर कदम पर मेरी रहनुमाई की, मुझे फजूलियात से दूर रखा। यही वजह थी कि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ रहता था और क्लास में अव्वल आती थी। वालिद साहब सैरो तफरीह के दिलदादा थे। वो हमको हर हफ्ते घुमाने फिराने ले जाते। हम करीबी रिश्तेदारों के घर जाते और लंबी छुट्टियों में अब्बू मरी सवात और दीगर इसी तरह के खूबसूरत और सेहत अफजा मकामात की सैर कराते थे। सहेलियां बनाने पर पाबंदी ना थी, लेकिन मेरी सहेलियां क्लास की हद तक थी। हर लड़की अपने मिजाज और तबा के लिहाज से ही सहेलियां बनाती है, और ये भी सच है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। मेरी भी 2 हम जमात लड़कियों से दोस्ती थी। वालदा उनसे मिलकर मुतमईन थी। उनके घर का माहौल भी हमारे घर जैसा पाकीज़ा था। अम्मी एहतियात करती थी कि मेरी बेटी बुरी लड़कियों के साथ मेल जोल ना बढ़ाए, जो मेरे साफ सुथरे ख्यालात को मैला कर दें। कहते हैं ना, जब कभी कभी किसी शय की हिफाजत ज़्यादा की जाए तो उसके खो जाने का डर भी ज़्यादा होता है। जैसे कांच के नाजुक बर्तन को बहुत एहतियात बरतने के बावजूद ठेस पहुंच जाने का अंदेशा रहता है। तभी मच्छियों की माएँ उनको किसी और के घर अकेला छोड़ने से डरती हैं। अम्मी ताहिरा आंटी को ऐसा ना समझती थी। वो उनकी पुरानी क्लास फेलो थी और जब तक कॉलेज में उनके साथ रहा, अम्मी ने उनको साफ सुथरे ख्यालात और किरदार का ही पाया था। इन दिनों मेरे सालाना इम्तिहान होने वाले थे और पर्चे शुरू होने में 2 दिन बाकी थे। जब ये बुरी खबर मिली कि अब्बू जान का रावलपिंडी जाते हुए हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है, खबर सुनकर अम्मी घबरा गईं। पिंडी से वालिद साहब के एक दोस्त ने इतला दी थी, जिन्होंने उनको ज़ख्मी हालत में हस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने हदायत की कि आप फ़ौरन आ जाइए, हबीब साहब शदीद ज़ख्मी हैं और आपका यहाँ होना ज़रूरी है। ऐसा वक्त भी आ जाता है, ये अमर मजबूरी औलाद किसी के सुपुर्द करना पड़ती है। इम्तिहान के बाइस मैं अम्मी के साथ ना जा सकती थी और वो परेशान बैठी थी कि मदीहा को कहाँ छोड़ कर जाऊँ ताकि ये पर्चे दे सके और तालीमी साल ज़ाया ना हो जाए। एतबार की जगह तो नाना का घर था, लेकिन ननियाल ददयाल सभी मुल्तान में थे और हम लाहौर में थे। वो इसी परेशानी में मुब्तला थी कि ताहिरा आंटी आ गई। वो हमारा पता ढूंढती हुई एक मुद्दत बाद आई थी। अम्मी ने बताया कि मेरे शौहर को हादसे में शदीद चोटें आई हैं, वो बेहोश हैं और मुझे अभी रावलपिंडी रवाना होना है। मगर मसला मदीहा का है। इसके परसों से पर्चे शुरू हैं। मैट्रिक का सालाना इम्तिहान है। मैं इसे कहाँ छोड़ूं और किसके हवाले करूं? ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। मदीहा बेटी को मेरे पास छोड़ सकती हो। मैं उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। इस परेशानी के वक्त दोस्त ही तो काम आते हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हें शायद खबर ना हो कि मुद्दत हुए मेरे शौहर बैरून मुल्क चले गए, फिर वापस नहीं लौटे। मैं अपनी सास के साथ अकेली रहती हूँ। उनका हाल ही में इंतकाल हो गया है। अब घर में मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे घर कोई मर्द नहीं है। कभी कभार भाईजान आकर खैरियत मालूम कर लेते हैं। पड़ोसी अच्छे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। इन्हीं के सहारे रह लेती हूँ। इस वक्त अम्मी का सारा ध्यान अपने शौहर की तरफ लगा था। बोली, ठीक है ताहिरा, हम 4 साल कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं। तुम मेरी बहनों जैसी हो। मैं मदीहा को तुम्हारे पास छोड़े जाती हूँ। इंशाल्लाह हबीब की हालत संभलते ही लौट आऊँगी। अभी मेरा दिल नहीं मान कि इनको अकेला छोड़ूं। जाने किस हाल में है। गर्ज अम्मी को ताहिरा आंटी का सहारा मिल गया और वो मुझे उनके सुपुर्द करके खुद ड्राइवर के हमरा रावलपिंडी रवाना हो गई। मैं ताहिरा आंटी के घर अपना कॉलेज यूनिफॉर्म, चंद जोड़े और किताबें लाई थी। मेरा भी जहन अजहद परेशान था।
सद शुक्र के साल भर ठीक तरह से पढ़ा था और सालाना इम्तिहानों के पर्चों के लिए मेरी पूरी तैयारी थी, वरना अब्बू के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं पर्चे ना दे पाती। आंटी ताहिरा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, खाने पीने और पढ़ने का हर तरह से ध्यान रखती थी। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे इस घर में ऐसे तजर्बे हुए कि मेरे शफाफ ख्यालात गदले हो गए और मेरी मासूमियत हक्का बक्का रह गई। यूं कहना चाहिए कि मेरे जहन के अंदर ऐसा जलजला आया कि मेरी शख्सियत पारा पारा हो गई। जब मैं घर आई तो उन्होंने पूछा, बेटी तुम अकेले कमरे में सोओगी या मेरे साथ? मैंने कहा, आंटी आपके कमरे में, अकेले में मुझे डर लगेगा। कहने लगी, हाँ बेटी ठीक कहती हो, नई जगह से तो डर तो लगेगा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं बच्ची को एक लम्हे के लिए भी अकेले ना छोड़ूंगी। कॉलेज पर्चे दिलाने भी खुद छोड़ने और लेने जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोओगी। कमरे में एक डबल बेड पड़ा था और साथ एक छोटा सा पलंग था। उन्होंने पलंग पर मेरा बिस्तर लगा दिया और पलंग को अपने बेड के साथ जोड़ दिया। कहने लगी, अब तो नहीं डरोगी ना? दिन को मैं पढ़ती रही और रात को इत्मीनान से सो गई क्योंकि आंटी ताहिरा पास लेटी थी। यूँ 2 रोज़ ठीक ठाक गुजरे, लेकिन तीसरे दिन शाम को मैंने देखा कि आंटी के घर एक शख्स आया है जिसका उन्होंने बहुत तपाक से इस्तकबाल किया और उसके लिए उम्दा खाना निहायत तवज्जो से बनाया। हम तीनों ने एक ही मेज़ पर रात का खाना खाया। खाने के दौरान आंटी ने इस शख्स से कहा, मजीद ये मेरी सहेली की बेटी है, कुछ दिन मेरे पास रहेगी। तुमको कोई मसला तो नहीं? मुझको एक बच्ची से भला क्या मसला हो सकता है? उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक रहे। आंटी ने अम्मी को बता दिया था कि उनका शौहर मुद्दत पहले उनको छोड़कर जा चुका है, वो अकेली ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तभी मैंने समझा कि ये आदमी या तो आंटी का भाई है या कोई करीबी रिश्तेदार। रात को आंटी ने दोबारा सवाल किया, मदीहा अगर मैं तुम्हारा बिस्तर साथ वाले कमरे में लगा दूं, तुमको डर तो नहीं लगेगा? आंटी, डर लगेगा, मैं आपके पास ही सोऊंगी। मैंने इस पलंग की तरफ इशारा किया जो उनके डबल बेड से लगा हुआ था। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम तो जल्द सो जाती हो, मेरे कमरे में ही सो जाओ। सो मैं इसी बिस्तर पर सोने को लेट गई जो आंटी ने मेरे लिए लगा दिया था। आधी रात को अचानक आंख खुली तो कमरे में मुझको अपने और आंटी के अलावा किसी तीसरे की मौजूदगी का एहसास हुआ। यकीनन ये वही शख्स था जिसको आंटी ने मजीद कहकर मुखातिब किया था। सख्त वहशत हुई कि मजीद इस कमरे में क्यों है, जबकि इसको तो दूसरे कमरे में होना चाहिए था। मुझको ये सोचकर बेहद गुस्सा आया और मेरी नींद उचट गई। कमरे में अंधेरा था और मैंने मुंह पर चादर ली हुई थी, फिर भी मेरे कान जैसे मेरी आंखें बन गए थे। मुझे इन दोनों की बदबूदार सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैंने कहा, आंटी मुझे नींद नहीं आ रही, बत्ती जला दीजिए। गुड़िया तुम चुप करके सो जाओ और हमको भी सोने दो। उन्होंने मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। जब एक करवट पर नींद ना आए तो दूसरी करवट ले लो, खुद ब खुद नींद आ जाएगी और सुकून से सो जाओगी। सुबह तुम्हारा पर्चा है और जल्दी उठना है, इसी वास्ते तो तुम्हारे अंकल मजीद को बुलाया है। ये हमको अपनी गाड़ी पर कॉलेज ले जाएंगे। नाचार उनकी तरफ से मैंने करवट ली, मगर नींद कहाँ। मेरी तो नींद उड़ गई थी। घर से दूरी, अम्मी और अब्बू से जुदाई और कमरे में ऐसा समझ में ना आने वाला पुरस्रार सा माहौल, जैसे आसेब दबे पाँव चल फिर रहे हों। ऊपर से आंटी के बेडरूम में अंधेरे का मुकम्मल राज था। मैंने कानों पर चादर लपेट ली, फिर भी मुझको अंधेरों की ज़बान में कुछ कुछ सुनाई देती रही। दुआ करने लगी, ए अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को सलामत रखे और जल्द वो मुझे लेने आ जाएं। मैंने तो कभी दिन में भी अपने वालदैन को आपस में बेतकल्लुफ़ी से बात करते नहीं देखा था। ये शब की गूंगी सरगोशियाँ अम्मी को आने में 10-15 दिन लग गए और जब वो मुझे लेने आई तो मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टूट फूट चुकी थी। उन्होंने भी मेरी ज़हनी तब्दीली को महसूस किया। कहने लगी, ताहिरा मेरी बेटी मुझे बहुत बदली बदली लग रही है। वो बोली, हाँ मेरे पास रहकर बहुत समझदार हो गई है, लेकिन इससे क्या होता है, बच्चियों को कभी ना कभी तो ज़िंदगी की हकीकतों का इल्म होना ही होता है। मजीद दरअसल मेरे शौहर हैं, हमने कोर्ट मैरिज की है। फ़िलहाल शादी को खुफिया रखा हुआ है क्योंकि मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। इसके बाद मैं अम्मी के साथ चली गई, लेकिन ये 15 दिन मुझको 15 बरस लग रहे थे। काश मैं अम्मी को बता सकती कि मैं इन 15 दिनों में 15 बरस उम्र में बड़ी हो गई हूँ।
امی ابو سے جدا رہ کر کسی کے گھر گزارے وہ دن گویا میرے لیے سہان روح تھے۔ ان دنوں نے میری سوچوں اور شخصیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، ان بیتے دنوں کی بھیانک سرگوشیوں نے مجھ کو سوچوں کی دلدل میں ہی دھکیلے رکھا۔ تبھی بمشکل ایف اے پاس کر سکی۔ والدہ نے دیکھا کہ پڑھائی سے مدیحہ کا جی اچاٹ ہو گیا ہے تو خالہ سے شادی کی تاریخ لے لی۔ میری منگنی خالہ زاد سے طے تھی۔ انہی دنوں حماد انجینئرنگ کر کے آئے تھے اور ابھی ان کی ملازمت نہ ہوئی تھی، لیکن امی نے سمجھداری سے بروقت فیصلہ کیا اور مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر کا کر دیا، کیونکہ میں ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ والدہ بھانپ گئیں کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہوں تو اب دوسری بات سوچنا بیکار ہے۔ اپنے گھر کی ہو کر بے شک مجھے سکون ملا۔ خالہ بھی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ ملتان میں بیاہ کر آئی تو تمام رشتہ دار کزن لڑکیاں مجھ سے ملنے آتی اور مبارکباد کہتی، مگر میں ان سے اکثر کہتی تھی مدیحہ تمہاری شادی میں آنٹی نے بہت جلدی سے کام لیا، کم از کم گریجویشن تو کرنے دیتی۔ تب میں ان کو یہی جواب دیتی کہ انہوں نے جو بہتر سمجھا کیا، مجھ کو امید ہے گریجویشن تو میں شادی کے بعد بھی کر لوں گی۔ اچھا ہوا ہے کہ اپنے گھر کی ہو گئی ہوں اور میرے والدین وقت سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ تاہم میں نے اس بات کو ضرور گرہ میں باندھ لیا کہ کبھی اپنی اولاد کو اکیلے کسی کے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر بیٹی ذات کو اگر عزت و آبرو سلامت رہے تو خیالات کی دنیا ضرور میلی ہو سکتی ہے۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔